हेलो दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव सीएस स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग अपने पिछले वीडियो में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला वीडियो देखे थे, वहां पे मैंने आपको मीन और मीडियन बताया था। अब इसी के अगले क्रम में मैं लेके आया हूं उसका अगला वीडियो, जिसमें अभी हमारे बहुलक हैं, गुणोत्तर माध्य है, हरात्मक माध्य है, इनके आपसी संबंध क्या हैं, ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो वीडियो को देख रहे हैं शेयर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशंस जो वीडियो अपलोड हो उसके मिलते रहें। आइए देखते हैं क्या है बहुलक यानी मोड। बहुलक वो मान है जो सबसे अधिक बार प्रकट होता है। बहुलक शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द ला मोड है से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है फैशन या रीति। बहुलक एक स्थिति माप है। ये चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है। ये एक अनिश्चित माप भी है। आइए देखते हैं बहुलक जो है व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं, क्या है। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक बहुलक सर्वाधिक प्रेक्षित आंकड़ा मान है। यानी ये देखिए, मैं इसको एक उदाहरण के तौर से आपको समझाता हूँ। देखिए 1,2,3,3,4,4,4,5 बहुलक वास्तव में क्या है, जो हमारा आंकड़ा समुच्चय उसमें जितनी अधिक बार जो अंक आता है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। यानी जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ देखें, हम 3 हमारा 2 बार आया है, जबकि जो है 4 जो है वो हमारा 3 बार आया है, इसलिए जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। देखिए, उपरोक्त उदाहरण में बहुलक बराबर 4, क्योंकि ये आंकड़ा समुच्चय में सबसे अधिक बार यानी कितनी बार, 3 बार आया है। ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस प्रकार बहुलक ज्ञात कर सकते थे। अब देखिए खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे बहुलक ज्ञात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज देखिए, मोड यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई हो। सिंपल सा है, यानी बहुलक जो वो होता है जिसकी बारंबारता यानी अधिक हो, उसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया गया है जिसका एक कॉलम है मार्क्स, जिसमें 10, 15, 20, 25, 30 5-5 के अंतराल पे दिया गया है, और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये कह सकते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है। अब देखिए इसमें सबसे अधिक जो है वो 8 है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से एक स्क्वायर में घेर दिया है, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। यहाँ पे 8 बारंबारता सबसे अधिक है, और जो 8 बारंबारता है उसका मान कितना है, कितने मार्क्स हैं उसके, 20 हैं, यानी आपका यहाँ पे बहुलक जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम खंडित श्रेणी में भी निकाल सकते हैं। देखिए लिखा है 8 बारंबारता सबसे अधिक जिसका मान 20 है, अतः मोड बराबर 20, मोड यानी बहुलक, ठीक है। ये इसी प्रकार हम खंडित श्रेणी का निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी का एक उदाहरण मैं और लेता हूँ। अब देखिए जैसे अभी तक यहाँ ये इसमें हमने देखा, अभी ये खंडित श्रेणी का था। अब इसमें अगर 8 2 बार होता तब मैं क्या करता। आइए उसी के लिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एक कॉलम में मार्क्स का जो टेबल में बनी हुई है वो है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20-20 के अंतराल पर बनी है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बारंबारता जो है 20 की 3 है, 40 की 2 है, 60 की 4 है, 80 की 8 है, 100 की 3 है, 120 की 8 है और 140 की 2 है। तो यानी 8 आपको यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, और 8 ही सबसे अधिक बारंबारता है। एक 80 की है, एक 120 की है। तो हम कैसे चुनाव करें कि कौन सा वाला मान जो होगा वो बहुलक होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इस तरह के होते हैं तो हम लोग एक निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। उस निरीक्षण विधि द्वारा जो है हम इसके मान को
और आगे निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला वाला 8 है जो 80 के सामने है, उसका हम ऊपर वाली बारंबारता और नीचे वाली बारंबारता उस 8 में जोड़ के जो मान प्राप्त होता है, देखिए कितना हो रहा है पहले वाले 8 में, यानी ऊपर वाली जो बारंबारता 4 थी और नीचे 8 के नीचे बारंबारता 3 है, तो इसको जोड़ के यानी 4 + 8 + 3 15 हो जा रहा है। अब नीचे जो दूसरा 8 दिया है उसको देखिए, उसमें भी सेम यही काम करेंगे, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली बारंबारता को जोड़ते हैं। तो देखिए 3 + 8 + 2 यानी 13 आ रहा है। तो यहाँ पे जो बारंबारता का मान आ रहा है वो 13 आ रहा है, और ऊपर वाला जो 80 है, 80 के सामने जो 8 लिखा है उसकी बारंबारता का मान 15 आ रहा है, जबकि 120 वाली के हमने जो 8 है उसकी बारंबारता का मान 13 आ रहा है। तो जो 15 वाला है वही हमारा बारंबारता, वही हमारा बहुलक होगा। यानी 15 वाला 8 का है और 8 वाला किसका अंतराल है, 80 का। 80 तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि जब आप जोड़ करें तो दोनों ही 15 आ जाए, तब क्या करेंगे? तो जब यहाँ पे दोनों ही 8 का 15 आ जाएगा, तब आप उसके एक और ऊपर और एक और नीचे वो आप ले लेंगे, और उसको जोड़ के जिसके मान अधिक आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने लिखा भी है थोड़ा सा। उपरोक्त उदाहरण में सबसे अधिक बारंबारता 8 है, लेकिन ये 2 बार यहाँ पर है। अब ये निर्णय करना थोड़ा कठिन होगा कि इनमें बहुलक का मान कौन सा होगा। अतः अब निरीक्षण या परीक्षण विधि से बहुलक ज्ञात करने के लिए उपरोक्त दोनों बारंबारताओं के एक ऊपर व एक नीचे बारंबारता का योग करने पर जिसका मान अधिक होगा, बहुलक उसी मान का होगा। यानी हम देखिए यहाँ पे 15 आया था, तो 15 का बहुलक 80 है, जबकि 13 कम था, 120 नहीं है। देखिए अब इसी का एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, जिसमें देखिए जिसमें मार्क्स आपके 100 हैं। टेबल के एक कॉलम है मार्क्स, दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बारंबारता आप कह सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स वाले कॉलम का है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला यानी बारंबारता वाला जो कॉलम है 3, 2, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी सबसे अधिक बारंबारता जो है 8 है, और 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हमने इसको पहले क्या करना है कि इसके पहला वाला 8 ले लिया जो 400 के सामने है, तो उसके एक ऊपर और एक नीचे बारंबारताओं का योग किया, यानी 4 + 8 + 3 यानी 15 हो गया। इसी प्रकार नीचे वाली जो 700 के सामने 8 लिखा उसकी बारंबारताओं का योग किया, तो 4 + 8 + 3 ये भी 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही 15 आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए पहले वाले 8 के लिए जो हमारा 400 के सामने 8 था, अब क्या करेंगे, इसमें हम एक और ऊपर से जोड़ लेंगे और एक नीचे से और जोड़ लेंगे बारंबारता। यानी अभी 4 से 4, 8, 3 किए थे बारह योग, तब 15 आया था। अब क्या करेंगे, एक और यानी 2 से ऊपर कर लेंगे और नीचे जो 4 से कर लेंगे, यानी हो जाएगा 2 + 4 + 8 + 3 + 4। देखिए मैंने जो दूसरा वाला दूसरी बार जब मैंने ऐड किया तो उसको डॉटेड लाइन से कर दिया है, तो जो डॉटेड वाला है वो अब दूसरा होगा। तो 2 + 4 + 8 + 3 + 4 इसका योग जो है कितना आया, 21 आ गया। अब इसी प्रकार जो 700 के सामने 8 वाला है उसका भी, उसमें भी एक ऊपर से और बारंबारता ले लेंगे और एक नीचे से और ले लेंगे। तो अब अभी तक 4, 8, 3 था तो 15 आया था। अब 4 के ऊपर कहाँ है, 3, तो 3 से लेंगे, 3 + 4 + 8 + 3 + 2, यानी यहाँ पे जो योग आएगा वो 21, 20 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों बारंबारताओं का जब एक एक लिया तब 15 था, जब दो दो बारंबारताओं का योग किया हमें तो एक का मान 21 आया, एक का मान 20 आया। तो जिसकी बारंबारता का मान 21 आया वही उसी के सामने वाला जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक। यानी 8 का मान किसका है, 400 के सामने वाला था,
यानी बहुलक का मान क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 400। z को बहुलक के बहुलक z को बहुलक प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये हो गया 400। अब देखिए ये तो बात हो गई खंडित श्रेणी की। अब देखिए सतत श्रेणी में क्या होता है। देखिए एक प्रश्न दिया गया है सतत श्रेणी के लिए। सतत श्रेणी में बहुलक, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर श्रमिक परिवारों की बहुलक मासिक आय परिकलन कीजिए। देखिए क्या है, मासिक आय से कम संचयी आवृत्ति वितरण। ये क्या है, जरा देखिए अभी तक हमारे टेबल में एक वर्ग अंतराल होता था, या वर्ग अंतराल नहीं होता तो क्या कहते हैं, सीधे एक खंडित श्रेणी के रूप में कुछ वर्ग के अंतर पर ही हमारा क्या होता था, जो मार्क्स दिए होते थे या कह सकते हैं ऑफ वेजेस दिए होते थे इस प्रकार। लेकिन अब यहाँ पे से कम दे दिया। अभी हम लोग वहाँ पिछले चैप्टर में जब मैंने डेटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो वहाँ मैंने दो चीज़ के तोरण के बारे में बताया था, एक से कम, एक से अधिक संचयी वक्र जहाँ बात की गई थी वहाँ पे से कम और से अधिक किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल भी दी गई है, मासिक आय जो 1000 रुपये में है, लिखा है 50 से कम यानी 50,000 से कम, 45 से कम, 40 से कम, 35 से कम, 30 से कम, 25 से कम, 20 से कम, 15 से कम। इनकी बारंबारताएँ इनके सामने लिखी हुई हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। जो से कम वाला है यानी देखिए ये कितना से कम है, 45 से कम है। जो 50 जो है वो कितने से कम है, 45 से। अब जब से कम होगा तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 50 से बनेगा, यानी 50 से 45, 45 से 50 नहीं, 50 सॉरी हाँ 45 से 50 बनेगा, ठीक है। अब जब से अधिक होता तो मान लीजिए बाय द वे नीचे जहाँ 45 है वहाँ 60 लिखा होता, तब आपका वर्ग अंतराल बनता 50 से 60, ये से अधिक का है। लेकिन यहाँ पे से कम है इसलिए आपका बनेगा 45 से 50, ये आपका वर्ग अंतराल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा कार्य है कि हम इस से कम वाले को एक वर्ग अंतराल में परिवर्तित करें, तब हम कोई कुछ काम कर पाएंगे इस टेबल पर। तो अब देखिए, तो पहला वाला जो है वो मैंने लिखा है 45 से 50, ठीक है। अब ये मासिक, मैं पहले एक कॉलम लेके चल रहा हूँ मासिक आय वाला ही, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें मैंने दूसरा कॉलम लिया जो दूसरा है 45 से कम, फिर है 40 से कम, तो ये 40 से 45 हो गया, फिर 35 से 40 हो गया, फिर 30 से 35 हो गया, फिर 25 से 30 हो गया, फिर 20 से 25 हो गया, फिर 15 से 20 हो गया, और अब देखिए 15 से कम, तो 15 से कम यानी 10 यहाँ पे भी अंतराल में आएगा, फिर 10 से 15, इसके बाद कोई नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो इधर बारंबारता लिखी हुई है, जैसे हम ऊपर वाले में घटा रहे हैं तो इसी प्रकार बारंबारता भी आपकी घटती चलेगी। तो जैसे 97 पहला था तो 97 में 95 घट जाएगा, तो कितनी बारंबारता हो जाएगी, 2 हो जाएगी नई बारंबारता। इसी तरह दूसरे वाले में 95 में आपका तीसरा वाला बारंबारता यानी 90 घट जाएगा, तो कितनी बारंबारता हो जाएगी, 5। इसी प्रकार तीसरे वाला 90 जो है इसमें आपकी नीचे वाली बारंबारता यानी जो 80 है वो घटा दिया जाएगा तो 10 बच जाएगी। इसी प्रकार 80 में से 60 जाएगा तब आपका 20 बच जाएगा, फिर 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, या 30 में से 12 गया तो आपका 18 बचेगा, और 12 में से 4 जाएगा वो 8 हो जाएगा, और सबसे आखिरी वाली बारंबारता सेम उसी प्रकार लिखी रहेगी यानी 4, वो 4 उसी प्रकार लिखी हुई है। अब जो आपकी नई बारंबारता आ गई, क्या आ गई, 2, 5, 10, 20, 30, 18, 8, 4, ये आपकी नई बारंबारता आ गई। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक मान है बारंबारता का वो कितना है, 30 है। तो 30 के सामने वाला वर्ग अंतराल क्या हो गया, 25 से 30। अब देखिए जब हम सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करते हैं तो उसको एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। क्या है वो सूत्र, देखिए
ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये जो 30 वाला लिखा है, 30 बारंबारता सबसे अधिक है जिसमें 25 से 30 वर्ग अंतराल में बहुलक पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे बहुलक का एक सूत्र होता है। जब हम सतत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करते हैं तो उसको हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। क्या है वो सूत्र? देखिए हम जानते हैं कि बहुलक बराबर यानी मोड बराबर L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू एच। ये हो गया आपका सूत्र, जहाँ L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है? अभी देखिए यहाँ पे हम ये वर्ग अंतराल देखें तो 25 से 30 इसी में ही सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई? 25 हो गई। यानी L का मान जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। वर्ग अंतराल क्या है? यही वर्ग अंतराल है 30 से 25। ठीक है, अब इसको पहले 25 से 30 है, लेकिन हम यहाँ पे L2 माइनस L1 लिखेंगे तो ये 30 से 25 हो जाएगा, जिसका मान अभी वो h होगा। तो h क्या हो गया? वर्ग अंतराल। अब D1 क्या है? जहाँ पर D1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता और बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता के बीच का अंतर। यानी D1 क्या हो जाएगा? जैसा ध्यान से देखिए, D1 जो है, ये जो बारंबारता है आपकी आई है 30। एक जो है हम बारंबारता 30 में से 18 घटाएंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगा? वो आपका D1 हो जाएगा। और 30 में से इसी के ऊपर वाला जो घटाएंगे, यानी 30 में से 20 घटाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? D2। तो हम कह सकते हैं बहुलक वाला यानी 30, ये जो 30 बारंबारता है जिसमें 25 से 30 वर्ग अंतराल है, इसके और नीचे वाली वर्ग अंतराल यानी 20 से 25, इनके आपस में जो वह बारंबारता का जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? जरा देखिए, D1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 30, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता 25 से 30 वाला, व बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता के बीच का अंतर। अब इसके 30 से पूर्व के पहले क्या है? 30 से पूर्व वाला आपका 20 से 25 है, इसकी बारंबारता कितना है? 18 है। इनका अंतर जो है वो आपका D1 हो जाएगा, बारंबारता के बीच का अंतर। इसी प्रकार D2 देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग जो 30 था इसकी बारंबारता तथा बहुलक वर्ग के परवर्ती या पश्च वर्ग की बारंबारता के बीच का अंतर। यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता और उसके बाद का जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता के बीच का अंतर जो है, यानी 30 माइनस 20, वो आपका क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें मान को प्रेषित करते हैं। L आपका क्या है? वर्ग अंतराल 25 से 30 था, तो जो लोअर लिमिट है वो आपकी कितनी हो गई? 25 हो गई। D1 का मान 30 में से 18 गया 12 हो गया। D2 का मान 30 में से 20 गया 10 हो गया। H कितना हो गया? 30 में से 25, वर्ग अंतराल कितना था? 25 से 30 था, तो ये 30 से 25 हो जाएगा। तो वह यहाँ H की वैल्यू जो हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो क्या होगा? अब देखिए फार्मूला है M इज इक्वल टू L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू एच। L की वैल्यू 25 प्लस D1 की वैल्यू 12, D1 प्लस D2 की वैल्यू 12 प्लस 10, H की वैल्यू गुणे 5। 25 ये हो गया 12/22 गुणे 5। 12 को 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो 2 छंग 12 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी ये 6 पंचे 30, 30/11 हो जाएगा। अब इसका मान हम जब निकालेंगे LCM लेके 11 का, तो ये हो जाएगा 27.2। इस प्रकार जो है आप जो सतत श्रेणी है उसमें बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इसे से कम वाला कर दिया था। अब चाहें तो अब उसके बाद ये से कम एक प्रकार का टेबल था, तो आपको डायरेक्ट ही इसी प्रकार का जो वर्ग अंतराल के रूप में होगी वो सतत में मिलेगी, तो आप वहाँ से आसानी से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने से कम वाले का भी मैं बताना चाह रहा था कि इसको किस प्रकार से करते हैं, इसलिए मैंने इस उदाहरण को यहाँ पे टेकअप किया था। तो इसलिए इससे आपको ये पता चल जाएगा से कम वाला कि हम कैसे टेबल चेंज करते हैं, और से अधिक वाले में भी हम बस कुछ नहीं करते। जहाँ यहाँ से अधिक होता 50 से अधिक,
नीचे 45 की जगह 60 लिखा होता, 60 से अधिक, ठीक है, या 55 से अधिक, तो हम लिखते 55 माइनस 45, 55 माइनस 60 या 50 माइनस 60। अभी यहाँ पे हम नीचे से उल्टा कर रहे हैं, यानी 45 से 50 कर रहे हैं, ये से कम का है, ठीक है। तो से कम का मेरा लिखने का उद्देश्य ये था कि आप लोग इसमें इस तरह की टेबल वर्ग अंतराल में परिवर्तित कीजिए, और वर्ग अंतराल में परिवर्तित करने के बाद हम अपने बहुलक के जो सूत्र द्वारा है उसको बहुलक ज्ञात कर लें। ये इस प्रकार जो आपकी तीनों श्रेणियों में हो गया बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है उससे ज्ञात करते हैं। फिर खंडित श्रेणी में भी इसी प्रकार जो अधिक आया, जो उनके सामने जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। और उसमें भी अगर दोनों का योग, जो मान दो बहुलक समान है तो उनके आगे एक ऊपर और एक नीचे बारंबारताओं का योग करने पर हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगला एग्जाम्पल था कि अगर दोनों दो बहुलक समान है तो उनका योग करने पर भी जो बारंबारता आ रही है अगर समान आ रही है तो एक और ऊपर एक और नीचे, दोनों हम बारंबारताओं का योग करके हम वहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर सतत श्रेणी में बहुलक जो है हमने एक निम्न सूत्र के द्वारा, ये इस सूत्र के द्वारा जो है हमने बहुलक ज्ञात किया है। अब आइए देखते हैं अगला भाग। अगला भाग में क्या है, समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक तीनों में संबंध। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे आपको न्यूमेरिकल्स में आए या आपको डायरेक्ट इन्हीं में पूछें। देखिए सम्मित श्रेणी, इसमें दो प्रकार की श्रेणियां हैं, जैसे आपको पहले ही बताया सम्मित असम्मित में। इनको अगर श्रेणी जब सम्मित होगा तो तीनों जो होंगे एक समान हो जाएंगे, यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है वो तीनों बराबर हो जाएगा। समांतर माध्य को हमने x बार से प्रदर्शित किया है, माध्यिका को m से प्रदर्शित किया है, बहुलक को z से प्रदर्शित किया है। तो x बार इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू z, यानी तीनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब श्रेणी जो है असम्मित होगी तो दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में जो होगा वो, वैसे अधिकतर जो भाग पूछा जाता है वो धनात्मक यही पूछा जाता है, मेन इम्पोर्टेंट यही है धनात्मक वाला। तो x, अब देखिए x m z और इधर x m z दोनों ही आपस में एक ग्रेटर देन है, एक स्मॉलर देन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो ये दिया हुआ है, ये दो तरह की, एक सम्मित श्रेणी के लिए धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो इसका एक इम्पॉर्टेंट संबंध जो ये है वो ये है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। यहाँ पे यानी आप कह सकते हैं जो बहुलक है वो 3 गुना जो है माध्यिका और 2 गुना जो समांतर माध्य के अंतर से यहाँ पे निरूपित है। तो हम कह सकते हैं, अब ये आपको प्रश्न बहुत सिंपल है, कई बार आए हुए भी हैं कि आपको किसी श्रेणी का आपको माध्यिका दे दिया है, बहुलक दे दिया है, क्या है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या किसी श्रेणी का आपको बहुलक दे दिया है, माध्यिका दे दिया है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, या किसी श्रेणी का समांतर माध्य और बहुलक दे दिया आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो वहाँ पे ये जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यानी z इक्वल 3m माइनस 2x बार। तो इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा कि ये सूत्र जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अब अगला देखते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में गुणोत्तर माध्य भी है, यानी ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, जैसा ध्यान से देखिए, किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य यानी जीएम उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल है। अर्थात देखिए एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। यदि दो संख्याओं का मूल जो है 3 और 27 है तो उनका जीएम यानी जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो दो संख्याएं हैं इसलिए जो यहाँ n की वैल्यू है वो 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने रूट किया 3 इंटू 27 और 27 को जब मैं फैक्टर किया हूँ तो वो कितना लिखा है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो थी 2 थी, तो 2 थी तो यानी यहाँ पे पेयरिंग जो होगी वो 2 की होगी। तो 2 की यानी 2 अंक की पेयरिंग हुई तो 3 एक बार 3 से निकल आया, एक बार 3 से निकल आया, यानी ये हो गया 9। यानी गुणोत्तर माध्य आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसीलिए 3 संख्याओं का देख लीजिए जिसके मान
एक एग्जाम्पल है, यदि 3 संख्याओं के मूल क्रमशः 20, 30, 45 हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, GM। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, तो अब देखिए 20 गुणे 30 गुणे 45 और वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी जितने भी होंगे वो हम 3-3 अंक में निकालेंगे, तभी हमारा रूट से बाहर हो पाएगा। यानी यहाँ पे पेयरिंग जो होगी वो 3 अंकों की होगी। तो 20 को मैंने देखिए उसका गुणनखंड किया है, यानी फैक्टर किया है, तो 20 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 का मैंने किया 2 गुणे 3 गुणे 5, और 45 का किया है तो 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम क्या करते हैं, देखिए तीनों में ही सबसे पहले 2 को हम देखते हैं। 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, वो भी 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, तो वो भी 3 बार आया है। यानी 2 भी 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है। तो 2 की पेयरिंग हमने 1 2 ले लिया, एक 3 से ले लिया और एक 5 से ले लिया। तो यानी ये 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका जो GM हो गया, यानी ज्योमेट्रिक मीन, यानी गुणोत्तर माध्य क्या हो गया, 30 हो गया। इसी प्रकार अब देखिए हम मान लीजिए 3 संख्या है, 4 संख्या है, जितनी भी संख्याएं होंगी तो वो हमारा n हो जाएगा, और x1 x2 x3 xn, यानी यहाँ पे n पदों की संख्या है, x1 x2 x2 पदों के मूल हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं। GM यानी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य से कम। देखिए पहला विशेषता मैंने लिखा है, गुणोत्तर माध्य से कम या बराबर मूल्यों के अनुपात का गुणनफल उससे अधिक मूल्यों के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में है 2, 4, 16, 32 का गुणोत्तर माध्य 8 है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम जो श्रेणी दी है उसको 2 भाग में विभाजित कर लिए, एक 2, 4 में कर लिए, एक 16, 32 में कर लिए। अब हम 8 यानी गुणोत्तर माध्य है जो 8 है, उसी में इनके करस्पॉन्डेंस जो भी अंक है उससे विभाजित करेंगे। तो पहला 2 था, तो हमने 8 को 2 से विभाजित किया, गुणे 4 को हमने 2 से विभाजित किया, सॉरी थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई। पहला वाला देखिए, जो गुणोत्तर माध्य जो हमारा 8 है, 8 को हमने 2 से विभाजित किया। दूसरा 4 है, गुणोत्तर माध्य 8 को भी हमने 4 से विभाजित किया। तो यहाँ पे देखिए ये 2 4 जा 8, ये हमारा, और 4 को 4 से कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे बाएं तरफ 8 बच गया। फिर इसी प्रकार जो दूसरा वाला श्रेणी था 16 और 32 था, उसको भी हमने किया। तो 16 वाले को जो है वो 8 से किया, और 32 को जो है वो भी 8 से किया। तो ये जब हम इस सॉल्व करेंगे तो दाहिना पक्ष भी हमारा 8 ही आएगा, यानी दोनों पक्ष हमारे 8 आ गए। इसी प्रकार अब देखिए ये जो फॉर्मूला, ये आप कह सकते हैं G अपॉन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G इंटू G अपॉन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू G इज इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ लेस देन G अपॉन G इंटू x इज़ लेस देन G अपॉन G। तो ये एक फॉर्मूला बना यहाँ पे। वैसे इस प्रकार के आते प्रश्न बहुत कम है, लेकिन मैंने इसको एक बार आपके लिए लिख के बता दिया हूँ। अब देखिए, यदि किसी श्रेणी के 2 या 2 से अधिक भागों के गुणोत्तर माध्य और पदों की संख्याएं ज्ञात हों तो पूरे समूह का सामूहिक गुणोत्तर माध्य यानी कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। देखिए अगर 2 श्रेणी है और दोनों श्रेणी के 2 या अधिक भागों का गुणोत्तर माध्य और उनके पदों की संख्याएं ज्ञात हों तो उनका कंबाइंड जो है वो गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। उसके लिए फॉर्मूला है एंटीलॉग ऑफ n log g1 प्लस n log g2 अपॉन n1 प्लस n2। इसका प्रयोग आपको बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करना है तो ये गुणोत्तर माध्य का ये सबसे बड़ा दोष भी रहा है
कि उसमें आपको जो है लॉग और एंटी लॉग के द्वारा ही आपको सॉल्व भी किया जा रहा है प्रश्नों में। तो ये उसके लिए बहुत गुणोत्तर माध्य का एक दोष भी है कि इसमें जटिल प्रक्रियाओं द्वारा उसका हल भी होता है। अब देखिए, अगर हमको गुणोत्तर माध्य और पदों की संख्या दिया है तो उपरोक्त सूत्र से हम क्या करेंगे, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। अगला है एक और इसका दिया हुआ है, दो श्रेणियों के पदों के मूल पारस्परिक गुणनफल जो है गुणोत्तर माध्य या उन श्रेणियों के गुणोत्तर माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। अभी इनका गुणोत्तर माध्य का उपभोग कहाँ होता है, कहाँ का प्रयोग होता है? जैसे सूचकांक के निर्माण में तथा चक्रवृद्धि दर के आधार पर होने वाली प्रतिशत वृद्धि की औसत निश्चित मात्रा ज्ञात करने में जो है वो हम गुणोत्तर माध्य का उपयोग करते हैं। ये निरपेक्ष परिवर्तनों के माप के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए गुणोत्तर माध्य से क्या क्या लाभ हैं। सभी मूल्यों पर आधारित होते हैं, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, संतुलित स्थिति होती है, अनुपातों का माध्य, ये आपके गुणोत्तर माध्य के लाभ हैं। दोष जो है गणना संबंधी जटिलता। देखिए मैंने अभी पहले बता रहा था कि जब एंटीलॉग वाला आया था कि इसका जो दोष होता है गणना संबंधी जटिलता होती है। जीएम का यानी गुणोत्तर माध्य का ये सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसकी गणना हेतु लॉग और एंटीलॉग की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे गणना संबंधी जटिलता जो है वो एक बड़ा दोष है गुणोत्तर माध्य का। दूसरा है शून्य या ऋणात्मक मूल्य। यदि किसी पद का मूल्य जो है वो शून्य हो तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। देखिए इस भाग से बहुत ही कम आते हैं प्रश्न, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए इस वजह से मुझे इसको भी कवर करना पड़ा है, लेकिन इस भाग से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। तो एक एक बार हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हरात्मक माध्य क्या है? किसी समंक श्रेणी के मूल्यों की संख्या उसके व्युत्क्रम के योग से भाग देने पर हमें हरात्मक माध्य प्राप्त होता है। यानी कह सकते हैं मूल्यों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को उसका हरात्मक माध्य कहा जाता है। अब देखिए जो आपका समांतर माध्य, गुणोत्तर तथा हरात्मक माध्य में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे दो प्रकार का संबंध है। गणितीय माध्यों में सबसे बड़ा समांतर माध्य है, उससे कम गुणोत्तर तथा उससे कम हरात्मक। तो आप कह सकते हैं एक्स जो क्या कहते हैं एक्स बार इज ग्रेटर देन जीएम और जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, यानी हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य मतलब हार्मोनिक मीन। परंतु इसका एक अपवाद है, यदि किसी समंक श्रेणी के सभी पद एक मूल्य के हों तो वहाँ पर गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य तीनों समान होंगे। यदि फिर देखिए किन्हीं दोनों मूल्यों का गुणोत्तर माध्य उसके समांतर माध्य व हरात्मक माध्य के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं एक संबंध यहाँ पे भी है। अगर आपको कहीं गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से आपको प्रश्न दें तो वहाँ से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। GM इज इक्वल टू रूट एक्स बार इंटू HM। ये आपका इस प्रकार जो है जो आपका सिलेबस था उस सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि अभी हमने आप पहले वीडियो में पढ़ा था। पहले वीडियो में आपका जो था समांतर माध्य था, फिर उसके बाद माध्यिका थी, फिर बहुलक है, फिर बहुलक के बाद आपका तीनों में संबंध समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका में। फिर उसके बाद आपका गुणोत्तर माध्य था, गुणोत्तर माध्य के बाद हरात्मक माध्य था, हरात्मक माध्य के बाद उसके बाद जो आपका तीनों में संबंध था यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर। इन तीनों में हम संबंध ज्ञात करने के बाद अब इस तरह का आपका ये पूरा चैप्टर जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूर्ण हुआ है। अब इससे संबंधित जो आधारित प्रश्न है उसकी श्रृंखला मैं बहुत जल्दी ही लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।